हैं। तो जैसा कि हम लोगों का बातचीत चल रहा था, आई एम वेरी सॉरी कि बीच में डिस्कनेक्ट हो गया, कुछ एरर आ गया। दिलीप जी हमें कुछ बता रहे थे और अचानक से स्टूडेंट की बातचीत हो रही थी, जो जो बात कर रहे थे शायद वो फिर डिस्कनेक्ट हो गया, कनेक्ट हो पाते हैं नहीं। तो आप जितने भी परीक्षार्थी हैं, आप लोग, दिलीप जी आपके सामने हैं, आप चाहें तो अपना जो भी प्रॉब्लम है, जो भी है, आप एक एक करके पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं और अपना अपना ये डाउट कंफ्यूजन क्लियर कर सकते हैं। तो पहले कौन बात करना चाहेंगे? हेलो रोहित, रोहित रॉय जी, आप सुन पा रहे हैं? सौरभ जी सुन पा रहे हैं आप? आवाज जा रहा है आप लोगों को? हाँ जा रहा है। हाँ, तो दिलीप जी हैं आप बताइए, अपना प्रॉब्लम सब दुनिया के सामने रखिए, बोलिए। आप बोलिएगा नहीं, मुखर नहीं होइएगा तो कैसे ये होगा? हम हेलो। हाँ बोलिए, हेलो नाम बताइए, कौन बोल रहे हैं? दिलीप जी सुन रहे हैं क्या? कौन हाँ, बोल रहे हैं? आवाज आ रही है दिलीप जी आपकी, सुन रहे हैं बोलिए। क्या? नाम हाँ, बताइए सुन थोड़ा। रहे हैं, बोलिए। हेलो दिलीप जी, हाँ सर हाँ, आपको आपकी आवाज नमस्कार। आ रही है। नमस्कार नमस्कार, आवाज आ रही है आपकी। हाँ हाँ हाँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर 27-28 तक शॉर्ट लिस्टेड नहीं किया जाए तो हम लोग काफी बार आयोग के पास जा चुके हैं। आयोग के पास जाने से ना मतलब कि उसके अध्यक्ष से बात नहीं होती है, सचिव से तो बात होती है, लेकिन वो अपने बात पर सटीक नहीं रहते हैं। वो अपने बयान को बदल बदल देते हैं बार बार। इसीलिए ऐसा हो कि अभी जनता दरबार लगी हुई है और तो हम्म। और काफी लोग जो हैं, जैसे में जीताराम मांझी जी हैं और तेजस्वी जी हैं और भी लोग हैं, बीजेपी के भी कोई जो मंत्री लोग हैं, तो क्यों न अपना जो मांग है उनके पास, उनको भी जन संज्ञान में दे दिया जाए। क्योंकि आयोग के पास बार बार जाने से ऐसा नहीं लगता है कि मतलब कि उतना एक्टिव हो पा रहा है। दिलीप जी बताइए कुछ। देखिए, जनता दरबार में जी जी, मैं बता रहा हूँ। जनता दरबार में जाने की जहां तक बात है, तो जनता दरबार में आप ऐसे नहीं जा सकते हैं। हम लोग ट्राई किए थे ऐसे जाने का, लेकिन नहीं जाने दिया गया। आप वहां पे आप मारपीट तो कर नहीं सकते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री ही जब वहां है तो सारा प्रशासन के लोग रहते हैं, सुरक्षा व्यवस्था रहती है, तो वहां आप जबरदस्ती तो जा नहीं सकते हैं। इसके लिए बिल्कुल आपको सही। ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। JKDMM ये ऐप है, इसको आप डाउनलोड करके इस पे आप आवेदन दीजिए। उसके बाद आपको अलाउ किया जाएगा, तभी आप जा सकते हैं। और हम तो जुलाई में ही अब आवेदन दिए थे इसी ऐप पे जाके, मुख्यमंत्री के जनता दरबार में जाने के लिए, जिसमें कि हम BSSC, बिहार दरोगा, BPSC, सिपाही भर्ती, यानी कि शिक्षा व्यवस्था से जुड़े तमाम मुद्दों सबसे ऊपर था, और दरोगा बहाली, ये दोनों मुद्दा सबसे ऊपर था। और पारदर्शिता, बिहार के सभी सरकारी नौकरियों में, बहालियों में, प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता का मुद्दा, ये हमारा सबसे प्रमुख मुद्दा था। इन सभी मुद्दों को लेकर हम मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहते थे, और अभी भी मिलना चाहते हैं कि वहां हमें अलाउ किया जाए, ताकि हम कम से कम 1 मिनट भी हमें मौका मिले तो हम मुख्यमंत्री जी के सामने सारी बातों को रख सकें। लेकिन चूंकि मेरा नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर सभी कुछ सार्वजनिक है, तो हो सकता है इसलिए मुझे अभी तक अलाउ नहीं किया गया है। उसके बाद मैंने बहुत सारे छात्रों से भी ऑनलाइन आवेदन करवाया कि शायद किन्हीं को मौका मिल जाए कि ये सब मुद्दा पे बुलाया जाए। लेकिन दरोगा बहाली हो, BSSC हो, BPSC हो, जो कि प्रतियोगी परीक्षा वाला बात, उसमें किसी भी मुद्दे पे किसी भी छात्र को नहीं बुलाया जा रहा है। BPSC के मुद्दे पे सिर्फ एज एक्सटेंशन के मुद्दे पे एक परीक्षार्थी को बुलाया गया था, जो कि बहुत पुराना मुद्दा है, उसी पे बुलाया। लेकिन बाकी BSSC हो, सिपाही भर्ती, दरोगा भर्ती, इन सभी मुद्दों पे बहुत सारे छात्रों ने ऑनलाइन अप्लाई किया हुआ है, लेकिन किन्हीं को भी नहीं बुलाया गया अभी तक। सबका पेंडिंग ही दिखा रहा है। तो सरकार की मंशा साफ झलक रही है कि क्या उनकी मंशा है, कि आखिर क्यों नहीं बुलाया जाता है इन सब मुद्दों पे छात्रों को, तो आप सोच सकते हैं। और रही बात, दूसरी बात, नेताओं से मिलने की बात, तो आप ऐसा कर सकते हैं, कुछ लोग अगर चाहें तो नेताओं के पास जाके मिल सकते हैं, इसमें कोई गलत नहीं है, ताकि वो लोग इस मुद्दे को उठाएं
तो ऐसा किया जा सकता है, इसमें कोई गलत भी नहीं होगा और कोई मुश्किल भी काम नहीं है इसमें। तो आपको जैसे जीतन राम मांझी का आपने नाम लिया, तेजस्वी यादव जी का नाम लिया, तेजस्वी यादव जी विपक्ष के नेता हैं, तो इस नाते आप मिल सकते हैं। जीतन राम मांझी जी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, तो उन्हीं के समय में ये बहाली भी आई थी, उन्हीं के समय में ये बहाली आई थी जब वो मुख्यमंत्री थे। तो ऐसा कर सकते हैं कि 10 लोग 20 लोग जाके मिल सकते हैं, ताकि इस मुद्दे को वो लोग भी उठाएं, ताकि आयोग और सरकार जो है इस पे ध्यान दे। तो ऐसा किया जा सकता है, तो इस पे विचार करना पड़ेगा। छात्रों से हम विचार इस पे करते हैं। जी जी बोलिए, बोला जाए। इसके लिए 10-20 से ज्यादा है कि जैसे में हम लोग जो आयोग के पास जितने लड़के जाते हैं, अगर उस संख्या में जाए तो क्या कोई दिक्कत होगी क्या? नहीं कोई दिक्कत नहीं, आप कितनी भी संख्या में जा सकते हैं, वहाँ कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसा जैसे कि बीएसएससी ऑफिस में आंदोलन के बारे में अभी बात चल रही है, कुछ लोगों से, जो लोग इसमें शुरू से रहे हैं उन लोगों से बातचीत चल रही है। अभी कुछ लोगों ने मुझे फोन भी किया था, तो आप देख लीजिए कि वो लोग कब डेट डिसाइड हो रहा है। तो जिस दिन अगर डेट डिसाइड होता है, जिस दिन बीएसएससी ऑफिस में आप लोग का आंदोलन रहेगा, उसी दिन बीएसएससी ऑफिस में आंदोलन कीजिए और उसी दिन सब लोग साथ मिलके आप लोग जा सकते हैं सरकार के मंत्रियों के पास, जो भी मिलना चाहे उनके पास, विपक्ष के नेता के पास, जीतन राम मांझी जी के पास, और सरकार के भी कुछ मंत्री अधिकारी के पास आप जा सकते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है, जाना चाहे क्योंकि जनप्रतिनिधि है, उनके पास जाने में कोई बुराई नहीं है, ताकि आपके मुद्दे को उठाएं। और सरकार के पास भी जरूर जाइए, बीएसएससी ऑफिस के अलावे आपको सरकार के पास भी जाना पड़ेगा, क्योंकि मांगे जो है वो सरकार को ही माननी पड़ेगी। क्योंकि विपक्ष के नेता हो या विपक्षी पार्टी वो मुद्दा उठा सकते हैं, लेकिन मानना सरकार का ही काम है, सरकार ही इस मुद्दे को हल कर सकती है। इसलिए सरकार के पास भी जाने का प्रयास करना पड़ेगा, और उसमें जो नीतीश जी के करीबी मंत्री हैं 1-2, उनके पास भी आप जा सकते हैं, उनके आवास पे, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो जिस दिन आंदोलन होगा उसी दिन सभी लोग एक साथ जाइए, जहां भी जाना है एक साथ जाइए और सब लोगों से मिलिए, अपनी बातों को रखिए, और जहां तक होगा मुझे बोलिएगा, मैं भी साथ रहूंगा आप लोग के। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं साथ रहूंगा, जब भी छात्र बोलते हैं मैं साथ आता हूँ, अगर कोई विशेष परिस्थिति ना हो तो मैं जरूर साथ रहता हूँ। जी और बताइए। तो आप डेट डिसाइड कर रहे हैं? तो ये तो अभी डेट डिसाइड नहीं हुआ है, जैसे कल मीटिंग है बीएसएससी ऑफिस में, संभवतः जैसे कि सूचना मिल रही है कि कल मीटिंग हो सकता है। तो कल की मीटिंग को पहले देख लिया जाए कि कल का मीटिंग है, क्या डिसाइड किया जाता है मीटिंग में, उसके बाद ही कल शाम में या परसों डेट डिसाइड हो जाएगा कि कब आंदोलन करना है इस पे। और मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी तरह से भी आऊँ कि आप लोग कम से कम सोशल साइट पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे ज्यादा से ज्यादा पोस्ट कीजिए, लिखिए कि बीएसएससी जो है कम से कम 2.5 गुना ज्यादा परीक्षार्थियों को काउंसलिंग के लिए बुलाए, अन्यथा हम लोग आंदोलन करेंगे। इसका असर होगा, क्योंकि बीएसएससी को भी पता चलना चाहिए कि छात्र आक्रोशित है और उन लोग का डिमांड क्या है। होता क्या कि बहुत कम लोग पोस्ट भी करते हैं। अब आप देखिए कि कल आंदोलन था, कितने लोगों ने पोस्ट किया है, आपको बहुत कम मिलेंगे। तो इस तरह से नहीं होगा। आप सोचिएगा कि घर में बैठे रहे और सब कुछ हो जाए तो संभव नहीं है। जैसा कि कुछ देर पहले सोनू सर ने भी कहा कि बच्चा जब रोता है तभी उसकी माँ भी दूध पिलाती है। तो इसलिए आपको ये सोचना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा कि आपको अपना अधिकार करके आंदोलन नहीं होता, जो कि आप घर पर बैठे कहीं भी इसका यूज कर सकते हैं और इसके थ्रू अपनी आवाज सरकार तक, आयोग तक पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए सोशल साइट का उपयोग ज्यादा से ज्यादा कीजिए और सभी लोग अभी से लिखना शुरू कीजिए कि अगर बीएसएससी 2.5 गुना ज्यादा परीक्षार्थियों को नहीं बुलाती है काउंसलिंग में, तो हम लोग काउंसलिंग नहीं होने देंगे और बीएसएससी ऑफिस में आंदोलन करेंगे। ऐसा आप लोग पोस्ट कीजिए और मैं आप लोग के साथ हूँ। अगर बीएसएससी ऐसा नहीं करती है तो हम लोग आंदोलन निश्चित रूप से करेंगे और बीएसएससी को काउंसलिंग नहीं करने देंगे। हम लोग का मकसद है कि सीट खाली नहीं रहना चाहिए, एक भी सीट खाली नहीं रहना चाहिए। अगर ऐसा होगा कि एक भी सीट खाली रह जाए तो बीएसएससी को इसका बहुत भयंकर परिणाम भुगतना पड़ेगा, क्योंकि बीएसएससी की जब से स्थापना हुई है, जब से इसका गठन हुआ, एक भी एग्जाम सही से नहीं लिया गया है। तो ये बीएसएससी है किस काम का? इसमें स्टाफ है, जो भी कर्मचारी है, अध्यक्ष, वेतन मिलता है। उनको वेतन कहाँ से मिलता है? ना कि कोई अपने घर से, कोई अपने पॉकेट से। इसको मुख्यमंत्री या मंत्री को पॉकेट से पैसा इन लोग को तो नहीं देती है। इन लोग को पॉकेट से पैसा तो मुख्यमंत्री जी नहीं देते हैं। तो जनता का ही पैसा है, ये लोग इन लोग के पास जाता है वेतन में।
तो हम लोग, हमारा अधिकार है कि सही से आप काम कीजिए, नहीं कीजिएगा तो आपको सही से काम करवाने के लिए हम लोग मजबूर करेंगे। और अगर आप सही से काम नहीं कर सकते, आपको लगता है कि आप में क्षमता नहीं है कि सही से काम कर सके, तो आप इस्तीफा दे दीजिए, छोड़ दीजिए पद, किसी और को मौका मिलेगा। हाँ, तो इसलिए आप लोग सोशल मीडिया के संबंध में मैं एक बात रखना चाहूंगा सबके सामने कि मेरा ये अनुभव रहा है, कई बार छात्र जब ऐसा आंदोलन करते हैं या अपनी मांग को सामने रखते हैं तो बहुत सारे आम लोग जो होते हैं वो क्या बोलते हैं, देखो लड़का सब पढ़ लिख नहीं रहा है, हल्ला गुल्ला कर रहा है, क्योंकि उनको वास्तविक स्थिति मालूम नहीं है। कई लोगों को ये मालूम ही नहीं है कि बच्चे किस दुर्दशा से जा रहे हैं। तो अगर आप सोशल मीडिया पे अपनी आप बीती लिखते हो, कहानी लिखते हो कि भाई 2014 से है, मैं गरीब माँ बाप का बच्चा हूँ, कोई किसान का बच्चा है, कोई छोटा कर्मचारी का बच्चा है, कोई मजदूर का बच्चा है, वो अपना लिखेगा, स्टोरी जानेगा, लोग में वायरल होगा, तो एक पब्लिक प्रेशर भी बनेगा। पब्लिक को भी मालूम होना चाहिए कि हम लोग का जो शिक्षा व्यवस्था है वो परीक्षार्थी का, विद्यार्थी का किस तरह दोहन कर रहा है, शोषण कर रहा है और किस तरीके से भविष्य बर्बाद कर रहा है। तो आप लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव कीजिए। कई लोग मुझे बोलते हैं ऐसा ऑनलाइन मीटिंग करने से या पोस्ट डालने से या वीडियो बनाने से ऐसा क्या होगा। होगा क्या, कम से कम लोगों में बात तो सर्कुलेट हो रहा है। और सिर्फ सोशल मीडिया पे ही नहीं रहना है, जमीन पे भी उतरना है, क्योंकि ये दोनों चीज ऐसा हो गया। मैं आपको एग्जांपल दूं, खाना खाना और पानी पीना। अगर खाना खाए तो पानी भी पीना पड़ेगा, पानी पिए तो खाना भी खाना पड़ेगा। तो आप लोग सोशल मीडिया पे भी एक्टिव होइए। आप लोगों का अपना फेसबुक पेज होगा, जो भी होगा इधर, और इस पर डालिए, इस प्रकार के वीडियो को शेयर कीजिए, ये सब कीजिए। और जब जिस दिन समय होता है उस दिन आइए भी, सामने भी आइए, लोगों के बोलिए भी। सर ये सोच रहे थे डेट डिसाइड कर देते, क्योंकि 27 को कल तो होने की संभावना है कोई मीटिंग, तो रिजल्ट जो भी है, पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी है, या फिर ना भी है, हाँ। लेकिन सोच रहे 30 से पहले कोई डिसाइड हो जाए, 28 या 29 को सब मिल करके एक डेट डिसाइड किया जाए, ताकि सभी यूनिटी मिल करके वहाँ पे आंदोलन के साथ साथ जैसे कि दिलीप सर बोले कि बीएसएससी ऑफिस भी, और साथ ही साथ जीतन राम मांझी से, तेजस्वी यादव जी से, और साथ ही साथ सरकार के पास पहुंचा जाए, क्योंकि यूनिटी रहेगा तभी एक साथ जाने में संभवतः कुछ रिजल्ट पॉजिटिव आने की संभावना है। तो आई थिंक 29 या 30 तक डिसाइड किया, 30 से पहले 28 या 29 को। तो कैसा रहेगा डेट सर? ये तो दिलीप जी ही, क्योंकि दिलीप जी इसमें ज्यादा एक्टिव है, वो समहाउ डिस्कनेक्ट हो गए हैं, वो शायद कनेक्ट हो रहे हैं कहीं से, तो दिलीप जी ही बता पाएंगे कि कब डेट रखा जाए, कैसे रखा जाए, क्योंकि उनको इनका अच्छा खासा अनुभव है, तो वो बता पाएंगे। जब तक दिलीप जी आते हैं, मैं चाहता हूँ आप में से कोई और भी व्यक्ति कुछ बताएं, अपना अनुभव बताएं, क्या है, बोले यहाँ पे, क्योंकि जब तक बोलेंगे नहीं, दुनिया के सामने बात नहीं जाएगी, तब तक होगा नहीं। आपको लगता हो कि हम हाँ, मुझे कुछ कहना है। हाँ बोलिए बोलिए, अपना नाम बताइए, कहाँ से हैं बताइए और बोलिए। हाँ, मेरा नाम आकाश कुमार मिश्रा है, मैं पटना से ही बोल रहा हूँ। जी जी। मेरा एक दिलीप जी के एक बात पे ऑब्जेक्शन है। उन्होंने जैसा कि बोला भी कि अगर 2.5 गुना नहीं होता है तो हम लोग काउंसलिंग नहीं होने देंगे। ये बात गलत है ना, कि अगर मान लीजिए कि बोर्ड आयोग अगर चाहे तो अगर 1.5 गुना या 2 गुना भी ये लिस्ट निकालता है, तो फिर उसके बाद हम ये ऑब्जेक्शन करना कि नहीं आप 2.5 गुना ही निकालिए, ये गलत बात है। अगर वो 1.5 गुना ही, हम अप्रोक्स लेके चलते कि वो 1.5 गुना ही निकाल रहा है, अगर वो 1.5 गुना ही निकाल रहा है, तो फिर तो बाद में उन लोगों के पास एक बात रहता है ना कि बाद में भी दूसरा लिस्ट निकाला जाएगा। लेकिन हाँ, उस समय ये ऑब्जेक्शन करना कि लिस्ट निकालने के बाद चाहे वो 1.5 गुना निकले, 2 गुना निकले या 1.25 गुना निकले, कि उस समय ये ऑब्जेक्शन करना कि हाँ काउंसलिंग ही नहीं होने देंगे, ये तो दोनों तरफ से ना घाटा देगा। यानी कि ये दोनों तरह के स्टूडेंट के साथ ये पक्षपात कर रहे हैं कि जिसका रिजल्ट हो गया उनके साथ भी और जिनका नहीं हुआ उनके साथ भी। उनका कहने का मतलब ऐसा नहीं हुआ कि होने ही देंगे, मतलब कि वो वहां पे ऑब्जेक्शन रेज करेंगे, वहां पे आवाज को उठाएंगे, होने नहीं देना। देखिए, मेरे आपके या किसी एक व्यक्ति के चाहने से होगा नहीं। आप सही बोल रहे हो, सरकार है वो जो चाहे मतलब डिसीजन ले सकती है देख के, लेकिन हाँ नहीं होने, भावावेश में बोल रहे थे। भावार्थ ये है कि उस समय ऑब्जेक्शन रेज किया जाएगा, आवाज बुलंद किया जाएगा, बोला जाएगा कि भाई ये जो हो रहा है और भी लोगों, और भी परीक्षार्थी को मौका दिया जाए, क्योंकि आयोग डांडी मार रहा है। अगर बोले तो 2.5 गुना था और वो 1 गुना ही कर रहा है, तो अगर हम सिंपल सरल भाषा में बोले, जो हम आम बोलचाल भाषा में बोलते हैं, डांडी मारा जा रहा है, तो वो डांडी मार रहा है, वो ये कर रहा है गलत। तो देखो, आयोग नोटिफिकेशन में 1.25 ही था, नोटिफिकेशन में 1.25 ही था।
हाँ, आप सब लोग एग्री करते हैं इस बात से? नोटिफिकेशन बाकी लोगों का क्या कहना है? सर पुराना वैकेंसी है उतना दिन का सर, वो करेंट में रहता तो 1.25 तो चल जाता सर। ये 7-7.5 साल का वैकेंसी का हो गया है सर। बहुत आदमी इसमें और से 7 साल के साथ साथ 2016 में रीओपन किया गया था, तो रीओपन में भी 2016 दूसरा फर्जी है। तो 7 साल बहुत और सारा उसमें सर दोनों मिलकर 4.25 लाख सर स्टूडेंट सर फॉर्म फिलअप किए थे 2016 में। इसमें सर लगभग जो बहुत मेंस तरह पास किया का है मामला है सर। 10 से 13,000 के आसपास है। और सर इसमें बहुत सर फर्जी विद्यार्थी बैठा हुआ है सर। हाँ, ये करेंट रहता कि 2019 का वैकेंसी 20 में क्लियर कर रहा है तो 1.25 रहता तो कोई दिक्कत नहीं है। एक तो करेंट वैकेंसी नए 7.5 साल हो गया है, ऊपर और से आयोग एक्सेप्ट किया था कि 2.5 गुना हम रिजल्ट दे गए, ये भी नहीं बात तो है ना। 2016 को हटा दीजिए, 1.2 गुना 1.25 दे दीजिए। क्या आयोग कोई दिक्कत रिटर्न नहीं फॉर्म है। में दिया था? क्या आयोग क्या चीज? रिटर्न फॉर्म में 2.5 गुना का दिया था? क्या रिटर्न फॉर्म? अरे 2016 में तो इलीगल तरह से फॉर्म भरा गया ना। कुछ ऐसा स्टूडेंट है जिसके लिए कि लिंक जो एक्टिवेट किया गया था, तो जिसको फॉर्म भरना चाहिए वो तो फॉर्म भर दिया, जिसको नहीं भरना चाहिए वो अभी भी आ चुके हैं। आपको है क्या हाँ, नहीं पता? वो हम आपकी 12 बातों से को 15 समझ हजार रहे के। हैं। हाँ, आप जो कहना चाह रहे हैं वो सही है, बट आप ये भी तो देखिए कि आयोग के पास एक ये भी तो प्लस पॉइंट है कि वो ये कहेगा कि हमने नोटिफिकेशन में मात्र 1.25 ही लिखा है। ठीक है सर, आपका कहना ठीक है, हम वो बोल रहे हैं, लेकिन जो 1.25 जो अभी दीजिएगा उसमें आपका सीट क्या फिलअप हो जाएगा? हमको लगता है 1.25 देगा। 3,000 से मुझे लेकर के उस चीज पे 35,000 ऑब्जेक्शन नहीं है, तक। मुझे इस बात पे ऑब्जेक्शन है कि जैसे सब लोग अभी यहाँ पे मीटिंग में और सब लोग ये डिसाइड किया जा रहा है कि हाँ अगर 1.25 ना दे, मतलब कि 1.25 ही दे, और अगर इससे ज्यादा ना दे, मतलब कि जैसे आप लोग का डिमांड है कि 2.5 या 2 टाइम्स, इस तरह से कि अगर इस तरह से ना दे तो इस पे ये किया जाएगा, वहां क्वेश्चन रेज किया जाएगा, आयोग के सामने धरना प्रदर्शन प्रोटेस्ट वगैरह सब चलाएंगे और होने भी नहीं देंगे। जैसे अभी फिलहाल जस्ट पहले कुछ देर दिलीप जी ने कहा था। हाँ, तो ये बात तो सही है। तो जैसे कि 2.5 नहीं दिया जाएगा तो ऑब्जेक्शन करना सही बात है। हाँ, लेकिन इस बात को रोकना नहीं उचित है। जितना दे रहा है उतना काउंसिल कराया जाए, लेकिन साथ ही हाँ, साथ प्रोटेस्ट देखिए, ना होने वाले कैंडिडेट का मतलब अगर वो 1.25 ही रिजल्ट देता है और ना होने वाले कैंडिडेट की भी संख्या बहुत ज्यादा है, अगर वो लोग भी प्रेशर बनाएगा तो सेकंड लिस्ट जारी कर सकता है आयोग, क्योंकि उसका संख्या ज्यादा है। उस दिन 1000 लड़का गया था तो वो लोग बात सुना था। हम तो देखिए सेकेंड लिस्ट का जो बात कर रहे हैं, सेकेंड लिस्ट आज अभी तक आप देखें कोई भी स्टेट का कि सेकेंड को मतलब क्या लिस्ट निकाल करके करवाया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन? अभी तक कभी कहीं भी देखे हैं? या कोई स्टेट उठा करके हमको बता दीजिए कि स्टेट में ऐसा हो गया है, ठीक है भाई दरोगा का मेडिकल हो गया, दरोगा का मेडिकल लगा करके जो लड़का दिया उसका दौड़ करवाया, कैंसिल हो गया ना। साढ़े 12,000 लड़का मेडिकल लगाया था, क्या ये जेन्युइन कैंडिडेट था 12,500? अरे तो नहीं लेना चाहिए, एक्सेप्ट तो नहीं करना चाहिए आयोग को। तो मान लीजिए कि 200 ही तो जेन्युइन था ना। जैसे आपको कोई अगर उंगली पकड़ने दे रहा है और आप हाथ पकड़ ले रहे हैं तो गलती आपका है ना। वो मांगा था जो मेडिकल लगा सकता है। उसमें हाई जंप में प्रॉब्लम की वजह से सब लड़कों ने जान के मेडिकल लगा दिया था। 12,500 कैंडिडेट ने लगाया था मेडिकल। सॉरी 12,500 नहीं, सॉरी 1250। 1200 लगाया तो देखिए एक बात है ना, एक्सेप्ट किया ना, उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए कि भाई ऐसे, तो आप उसको कोई नोटिस देकर सूचित करते कि हम इसका ये नहीं कर पाएंगे, डायरेक्ट जो है उसका खत्म कर दिया। इस तरह से लोग को भय बना। भैया देखिए, किसी से किसी को कोई दुश्मनी नहीं है। मेरा कहना है कि अगर 2 गुना भी दे आयोग तो उसका कुछ भी नहीं होने वाला। अरे स्टूडेंट अगर नहीं आएगा मेरिट में फिर कटिंग कर देगा। अगर वो लड़का नहीं मतलब कि ज्यादा हो जाता है तो कटिंग कर देगा, लेकिन उससे एक संतुष्टि मिलता है कि सीट फुलफिल होगा। वो तो मेरिट बनेगा तो अपने हट ही जाएगा। वो तो हटना कंफर्म है ना, वो तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। अरे 1.25 गुना का तो प्रावधान है कि करंट वैकेंसी में, मेरे भी एक भाई जी हैं उसमें तो बोला 1.25 गुना ही प्रावधान है। हम भी इसको स्वीकार करते हैं भैया, ऐसा नहीं कि हम नहीं करते हैं, लेकिन बात है कि ये पुरानी वैकेंसी है। अगर ये 1.5 से 2 गुना तक रिजल्ट अगर प्रकाशित कर देता है तो इसमें कोई नाजायज नहीं है। इसमें सिर्फ यही है कि पुरानी वैकेंसी कुछ स्टूडेंट काउंसलिंग में भी नहीं अपियर होंगे, इसलिए कि वो अच्छे
उच्च पद पे अभी मतलब नौकरी कर रहे हैं। अभी दरोगा का 500 स्टूडेंट अप्रोक्स होगा इस वैकेंसी का जो कि ज्वाइनिंग करने वाला है। कुछ स्टूडेंट बीपीएससी में चले गए, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो रेलवे ड्राइवर में है, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो अच्छे कंपनी में एमबीए करके जॉब कर रहे हैं, कोई बीसीए करके जॉब कर रहा है। तो भैया इस तरह का मान के 1.25 इसकी गारंटी नहीं है कि वो दोबारा काउंसलिंग कराएगा। ठीक है, अगर काउंसलिंग कराने की अगर बात कहते हैं तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। काउंसलिंग कराना हम जानते हैं कि काउंसलिंग दोबारा दिया है कि भाई काउंसलिंग हम करवा सकते हैं, लेकिन ये कोई निश्चित नहीं है। अगर इस चीज को आयोग बोले कि नहीं हम कराएंगे तब तो कोई दिक्कत नहीं, 1.25 गुना भी दे तो चलेगा। अरे ये एक नोटिस के माध्यम से होगा ही नहीं कि दोबारा अगर हो जाता है तो अच्छी बात है। हम आयोग को सराहना करते हैं कि अगर वो एक्सेप्ट करते हैं कि हम बाद में हम देंगे तो तब तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं करते हैं तो फिर अगर बोलेगा कि सीट वैकेंट रह गया तो लड़का 7 साल से लंबे इंतजार के साथ अगर उनके साथ धोखा होता है कि हम एलिजिबल होते हुए सीट वैकेंट चला गया, ये थोड़ा सा नाइंसाफी होगा। और विशेष कोई बात नहीं है, अगर 1.25 गुना भी रिजल्ट देता है तो हमको कोई तरह का आपत्ति नहीं है। बट एक्सेप्ट इस नहीं, बात का है कि सेकेंड काउंसलिंग लिस्ट क्या बोले भाई बोलिए। सेकेंड लिस्ट जारी करने के लिए वो रिटन में दे तब, क्योंकि वो हाँ वही चीज देखिए हम यही चीज का शंका का सम्मान करते हैं कि सेकेंड काउंसलिंग लिस्ट वो देंगे आयोग महोदय, सचिव महोदय के कोई भी, तब ना। अगर मान के लिए नहीं देते हैं तो फिर बोलेगा कि बैकलॉग चला गया, तो स्टूडेंट एलिजिबल होते हुए भी बैकलॉग सीट कैसे चले जाएगा। कम से कम ये चीज सोचने की बात है। हम देखिए किसी का ना आयोग तो हम गलत बोल रहे हैं ना कोई स्टूडेंट गलत है, बस एक बीच का रास्ता है कि आप ऐसा काम कीजिए सीट भी फुलफिल हो जाए, स्टूडेंट का कोई भी तकलीफ ना हो, क्योंकि पुरानी वैकेंसी है, उम्मीदें हैं सबका। हम देखिए ये नहीं चाहते हैं कि आयोग के हम खिलाफ बोल रहे हैं। वाला में अभी दिया 2018 वाला में 2 गुना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बुलाया, जितना मेरिट बना मेरिट बनवाया, बाद में छोड़ दिया। एक आदमी यहाँ पे अभी बोल रहे थे कि आयोग का ये रहता है कि नोटिफिकेशन में बोलेगा कि 1.25 गुना बुलाएंगे, इस आधार पे वो 1.25 गुना बुलाएगा, लेकिन शायद उनको ये बात पता नहीं है कि वो कमीशन के ये स्वविवेक पे निर्धारित होता है कि 1.25 गुना बुलाए या 2 गुना बुलाए। कई एक वैकेंसी में 2 गुना बुलाया भी गया है, उनके विवेक पे डिपेंड करता है, या उसे कम भी बुलाया जाता है। तो 2018 की सीरियल में तो दिया ही है। आयोग ये बात कह देगा कि 1.25 नोटिफिकेशन में दिए हैं तो उतना ही हम बुलाएंगे, ये गलत बात है। ये डिपेंड करता है आयोग के स्व विवेक पे। वो 2 गुना बुला सकती है, 2.5 गुना ही बुला सकती है, वो उस पर डिपेंड करता है, या 3 गुना भी बुला सकता है, उसके लिए उसको रोक। देखिए इसमें जो है ना आयोग का कुछ भी नहीं है जाएगा। देखिए स्टूडेंट का एक तसल्ली होगा कि हम जो है परीक्षा दिए, पुरानी वैकेंसी है, 2 गुना 2.5 गुना रिजल्ट दिया, मेरा काउंसलिंग में नाम आया। बाकी बात काउंसलिंग होने के बाद क्या मतलब कितना लोग पास करते हैं सही सलामत, कितना फर्जी है, कितना 16 मामला है, कितना कास्ट मिसमैच है, वो सब बाहर होकर के कितना लड़का है अगर सीट के मुताबिक आ जाता है तो फिर काहे के लिए काउंसलिंग लिस्ट निकालेंगे, तब तो उसी में फुलफिल हो जाना है। अगर मान के चलिए अगर नहीं होता है तो फिर दोबारा लिस्ट, वही ना कि दोबारा लिस्ट में हम लोग को डाउट है, हो सकता है नहीं निकाले। इसी विषय में हम सोच रहे हैं कि अभी दे दे 2-2.5 गुना तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, और 1.25 गुना भी देता है तो दिक्कत नहीं है, लेकिन इस बात की गारंटी नहीं है ना कि दोबारा वो काउंसलिंग लिस्ट देंगे, बैकलॉग दे देंगे। अच्छा तो मेरा एक क्वेश्चन है, एक सवाल है दिलीप जी से। क्या दिलीप जी सुन रहे हैं? हाँ सुन रहे हैं, बोलिए। सुन रहे हैं। अगर कल के डेट में, अगर 27 के डेट में, यानी कि कल के डेट में अगर रिजल्ट आती है कल इंटर लेवल की 2014 वाली, और उसमें 1.25 टाइम से रिजल्ट आता है, तो आप क्या अगला स्टेप लेना चाहेंगे? हम ये जानना चाहते हैं। देखिए हमारा आवाज नहीं आ रहा दिलीप भैया। इसमें एक भी सीट खाली नहीं आना चाहिए। जितने भी वैकेंसी आई है उतने पे बहाल किया जाना चाहिए। पहले बात को समझिए, मेरा मकसद क्या है। मुझे आपका आवाज थोड़ा कट रहा है। पहले की वैकेंसी है और एक भी सीट खाली नहीं जानी चाहिए। ऐसा ना हो कि सीट खाली चल जाए, अगले वैकेंसी में कह के हम जोड़ देंगे। जैसे अभी टीचर बहाली में हम बताए, उदाहरण दिए आपको कि 94,000 शिक्षकों की बहाली करनी थी, उसमें से 6,000 में छोड़ा जाएगा। तो क्या आप इसमें ऐसा चाहते हैं? ये तो कैंडिडेट आप लोग हैं, आप लोग को सोच रहा है, मैं तो परीक्षार्थी भी नहीं।
मैं तो इसमें परीक्षार्थी भी नहीं हूँ, सभी छात्रों के हित की बात कर रहे हैं कि सीट खाली नहीं जानी चाहिए। तो काउंसलिंग कितना कर, लेकिन क्या उस नियम कानून पे आयोग, मोदी सरकार ने ये कानून पारित किया था केंद्रीय कैबिनेट से 6 महीना के अंदर कोई वैकेंसी निकलती है तो 6 महीना के अंदर उसको फाइनल करना पड़ेगा। आप बताइए कि कितने भर्ती आयोग है जो इस नियम का पालन कर रहे हैं। कोई भी एक एग्जाम्पल दीजिए जो कि इस नियम का पालन कर रहा है। शायद मोदी सरकार भी ये भूल गई हो कि हमने ये कानून बनाया था। तो नियम और कानून बहुत सारा है, लेकिन उस पर फॉलो कहाँ से उचित है। और इसके बावजूद इसमें अगर देखिए इस वैकेंसी के लिए ये काउंसलिंग में ज्यादा लोगों को बुलाने की बात, लेकिन इसी वैकेंसी में क्यों हो रही है, इसके पीछे कुछ कारण है। कारण ये है ये 7 साल बीत चुका है इस वैकेंसी का, और इस दरमियान हजारों ऐसे लोग हैं जो कहीं न कहीं जॉब में चले गए। अभी एक भाई जी ने बताया कि 500 से ज्यादा लोग दरोगा बन गए, ये बिल्कुल सही बता रहे हैं। अभी जो अभी दरोगा बहाली हुआ है, बहुत सारे लोग इसमें दरोगा बन गए, सिपाही में चले गए होंगे, इससे पहले वाला में बहुत सारा दरोगा बने होंगे, और भी बाहर जॉब में चले गए होंगे। तो उससे अगर अच्छा पद उनको मिलेगा तभी वो यहाँ ज्वाइन करेंगे ना। तो अगर नहीं मिलता है, उनके मन माफी अगर नहीं मिलेगा पद, तो बीएसएससी के थ्रू ज्वाइन नहीं करेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में बहुत सारा सीट खाली रह जाएगा। और दूसरी बात की जो 2016 में बहुत सारे ऐसे लोग फॉर्म भर दिए थे जो फॉर्म भरने के लिए उस समय योग्य नहीं थे। तो आप भी अच्छी तरह जान रहे हैं कि जो फॉर्म भरने के लिए योग्य नहीं थे, तो किसी भी योग्य न हो तो उसको अगर पैसा लेके भी ज्वाइन कर दे तो ये संभव नहीं है, वो नहीं कराएगा। क्योंकि कोई भी सचिव अध्यक्ष नहीं चाहेगा कि हम 10 साल बाद भी जेल में चले जाए, क्योंकि 10 साल बाद भी अगर वो पकड़ा जाएगा तो सचिव अध्यक्ष को जेल जाना पड़ेगा। तो कोई भी आयोग ऐसी गलती नहीं करेगा कि जो फॉर्म भरने के लिए योग्य नहीं हो उसको वो ज्वाइन करवा दे। और हजारों ऐसे अभ्यर्थी होंगे, कि हजारों ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो काउंसलिंग में जाएंगे ही। तो आयोग को तो पता नहीं है कि कौन लोग काउंसलिंग में आएंगे, कौन लोग नहीं आएंगे। तो इसलिए ये डिमांड हो रहा है, ये डिमांड मैं नहीं कर रहा हूँ, ये जितना सीट है उससे ज्यादा, यानी कि 2 गुना 2.5 गुना ज्यादा परीक्षार्थियों को काउंसलिंग कराइए। और इस मांग का हम समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि ये बिल्कुल सही मांग है। काउंसलिंग कराने का ये मतलब नहीं है कि आप सबको नौकरी दे रहे हैं। काउंसलिंग होने के बाद भी उन्हीं लोग को नौकरी मिलेगी जिनका रैंक ज्यादा होगा तो ऊपर से लिया जाएगा, जिनका रैंक ज्यादा होगा उनको पहले लिया जाएगा। उसके बाद अगर उसमें से कोई ज्वाइन नहीं करते तो फिर नीचे वाले को बुलाया जाएगा। तो बीएसएससी दोबारा काउंसलिंग करवाएगी, इसके क्या गारंटी है, पहली बार। और जो आप लोग कह रहे हैं कि दोबारा काउंसलिंग करवा ले, बीएसएससी एक भी सीट खाली नहीं रहने देगी, इसकी क्या गारंटी है? लिखित में क्या बीएसएससी ऐसा देगी कि हाँ हम एक भी सीट खाली नहीं रखेंगे, हर सीट की बहाली होगी? क्योंकि बीएसएससी यही बीएसएससी है। आप याद कीजिए कि 2018 से हर महीने अखबारों में छपाती है, उसके सचिव का बयान आता है कि अगले महीने सीजीएल 3 की वैकेंसी आ रही है। और 2021 में तो हद हो गया कि अगले सप्ताह वैकेंसी आ रही है, फिर अगले सप्ताह वैकेंसी आ रही है। बीएसएससी के सचिव का बयान आता है और सभी अखबारों में आता है, प्रथम पेज पे आता है, सेकंड पेज पे आता है। तो क्या आप उसकी मौखिक बात पे भरोसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। आप याद कीजिए कि 2014 की वैकेंसी, इसका रिजल्ट भी आया था पीछे का, वो कैसे आया था, किस परिस्थिति में रिजल्ट आया था, आप लोग थोड़ा याद कीजिए उसको। उसके लिए हम लोगों ने आंदोलन किया था और भर दिन शाम तक 7 बजे संध्या तक उस ठंड में बैठे थे और वेबसाइट पे नोटिस डलवा के आए थे कि 1 महीना के अंदर रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा। उसके बाद 14 फरवरी 2020 को रिजल्ट आया था। तो आप आयोग पे भरोसा नहीं कर सकते, आयोग के मौखिक बातों पे भरोसा नहीं कर सकते हैं, लिखित पे भरोसा कर सकते हैं। और उसी में मुझे जेल भी जाना पड़ा, उसमें मेरे ऊपर एफआईआर भी दर्ज हुआ, जबकि मुझे तो इस एग्जाम से भी मतलब नहीं था पर्सनली। लेकिन चूंकि छात्रों के साथ गलत हो रहा है, इसलिए मैं आंदोलन किया, आंदोलन में भाग लिया और मैं जेल भी गया। और अभी भी मेरे ऊपर 2-3 एफआईआर है, कभी भी मुझे अरेस्ट किया जा सकता है। तो मैं डरता नहीं हूँ, लेकिन जहां गलत होता है वहां मैं विरोध करता हूँ। अभी एक भाई ने जो कहा कि दरोगा वाले मैटर पे की फिजिकल की बात, जो मेडिकल लगाए थे, मैंने कई बार बोला, आप मेरा वीडियो उठा के देख लीजिए, मैंने हमेशा कहा है कि दरोगा बहाली में जो फिजिकल से बचने के लिए मेडिकल लगाए थे, उसमें जितने भी लोगों ने मेडिकल लगाया है उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो टाइगर जंप बंद होने के बाद मेडिकल लगाए थे। तो वो लोग मानते हैं कि चलिए अपना फायदा उठाने के लिए लगाए मेडिकल, ठीक है, वो लोग गलत थे। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी है, मेरे पास उसका प्रमाण है, जो फिजिकल शुरू होने से पहले मेडिकल लगाए थे। मेरे पास उसका प्रमाण है कि फिजिकल शुरू होने से पहले मेडिकल लगाए थे। और आपको भी पता होगा कि मेडिकल, ये फिजिकल
शुरू हुआ है उस दिन शुरुआत में टाइगर जंप पे रोक नहीं था, कुछ देर के बाद टाइगर जंप पे रोक लगा है, जिस दिन फिजिकल शुरू हुआ उस दिन। लेकिन फिजिकल शुरू होने से पहले तो किसी को पता नहीं था कि टाइगर जंप पे रोक लग जाएगी। तो जिन लोगों ने टाइगर जंप पे रोक लगने या फिजिकल शुरू होने से पहले मेडिकल लगाया था, उनकी क्या गलती थी? जिनका एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया उनका आप फिजिकल नहीं लिए, तो यहाँ तो आयोग गुंडागर्दी कर रहा है। तो आप लोग जो आयोग के पक्ष में बोल रहे हैं ये बहुत गलत कर रहे हैं, क्योंकि आप आज आयोग का पक्ष ले रहे हैं, कल को अगर आपका रिजल्ट भगवान न करे कि ना हो तो कल को आप बोलिएगा कि आयोग गलत है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम मनाते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए, लेकिन ये आयोग का पक्ष लेना कहीं से भी उचित नहीं है। ये गुंडागर्दी है बीपीएसएससी चेयरमैन की। आप तो थोड़ा सोचिए, मानवीय आधार पे सोचिए या जैसे भी सोचना है कि किसी स्टूडेंट का एडमिट कार्ड जारी हो गया कि आपका 12 अप्रैल को एग्जाम फिजिकल होगा, वो लड़का 23 या 24 मार्च या 25 मार्च को एग्जाम देने जाता है फिजिकल टेस्ट, वहां उसको लौटा दिया जाता है कि आपका आवेदन स्वीकार हो गया है, आपका 12 अप्रैल को है। उसका एडमिट कार्ड भी इशू हो जाता है, लेकिन पता चलता है 12 अप्रैल को कोई फिजिकल नहीं लिया जाता। तो अब आप बताइए आयोग की गलती नहीं है यहाँ पे क्या? या जिन लोगों ने भी टाइगर जंप रोक लगने के बाद भी आवेदन दिया, तो आयोग की गलती नहीं है क्या कि उन लोगों का आवेदन स्वीकार किया गया? आवेदन आप स्वीकार नहीं करते, आयोग बोल देता कि हम मेडिकल को नहीं मानते, आपको फिजिकल देना है तो अपीयर होइए, नहीं अपीयर होना है मत होइए। यहाँ पे आयोग की गलती है। तो आयोग गुंडागर्दी कर रहा है। वहां अगर कोई स्टूडेंट सपोर्ट कर रहा है तो ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप, चाहे जो भी सपोर्ट कर रहे हो, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आपको बता दे, जब हम दरोगा बहाली में पीटी में जो पेपर लीक हुआ, बिहार का कौन स्टूडेंट है जो बोल दे ईमानदारी से कि बिहार दरोगा का पेपर लीक नहीं हुआ था, उसका आंसर वायरल नहीं हुआ था? बता दे तो हम उसको जवाब देते हैं, हमको उसको सबूत तक देते हैं। लेकिन पेपर लीक के खिलाफ जब हम आंदोलन कर रहे थे, सीबीआई जांच की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे थे, हमको ये दुश्मनी नहीं था कि जो पीटी पास कर गए उससे हमको दुश्मनी नहीं थी। हमने कभी ये नहीं कहा कि जो पीटी पास है उसको फेल कर दीजिए। हमने हमेशा कहा कि जो पेपर लीक हुआ उसकी जांच होनी चाहिए, ताकि वो शिक्षा माफिया पकड़े जाए जो कि हर एग्जाम में धांधली करते हैं, पेपर लीक करवाते हैं और सेटिंग करवाते हैं, ताकि आगे की वैकेंसी में भी ये धांधली ना हो, पेपर लीक ना हो। और उस समय जो पीटी पास थे उसमें से अधिकतर लोग हमारा मजाक उड़ाते थे कि दिलीप कुमार पढ़ने वाला नहीं है, इसको पढ़ने में मन नहीं लगता है, इसलिए ये आंदोलन कर रहा है। लेकिन जब वही लोग मेंस परीक्षा में धांधली के शिकार हुए तो वही लोग हमको फोन करके बोलते कि हमसे गलती हुई, आंदोलन कीजिए दिलीप भैया। फिर हमने मुख्य परीक्षा के रिजल्ट के बाद आंदोलन किया। उस समय भी जो लोग मेंस पास कर गए थे और फिजिकल के लिए जो लोग ये कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे गांधी मैदान और पटना कॉलेज में, तो उस समय जब हम गांधी मैदान पटना कॉलेज में मीटिंग करते थे तो बहुत सारे छात्र उसमें से देख के हमको हंसते थे, मजाक उड़ाते थे, क्योंकि उनको लगता था कि दिलीप कुमार तो गलत कर रहा है, कि मतलब ये ऐसे आंदोलन कर रहा है, हम लोग तो पीटी मेंस पास कर गए। लेकिन फिर देखिए वही लोग मेडिकल लगाया, वही लोग का मेडिकल लगाने के बाद भी फिजिकल नहीं लिया गया। तो आप कहीं ना कहीं शिकार हो जाते हैं, इसलिए किसी का मजाक नहीं उड़ाइए। जहां गलत हो वहां विरोध कीजिए, अगर विरोध नहीं कर सकते हैं तो कम से कम चुप रहिए। जो लड़ रहा है अन्याय के खिलाफ उसको लड़ने दीजिए, उसका मनोबल नीचा मत कीजिए। ये बहुत बड़ी बिहार में विडंबना है कि खुद तो लड़ेंगे नहीं, लेकिन कोई लड़ रहा है तो उसका मनोबल नीचे करेंगे। आपको बता दे कि बिहार दरोगा का जो चेयरमैन है बीपीएसएससी का, सुनीत कुमार, उसका आप रिकॉर्ड देखिए ना कि कौन है वो सुनीत कुमार। हम तो खुलेआम सुनीत कुमार का नाम लेते हैं, उसका रिकॉर्ड देखिए कि कितना बड़ा भ्रष्ट अधिकारी है। उसका रिकॉर्ड देखिए किससे कनेक्शन है उसका। सिपाही भर्ती का भी वो चेयरमैन थे, उसमें भी बहुत बड़े धांधली किए थे और भ्रष्टाचार किए थे, और उसी को क्यों बार बार अध्यक्ष बनाया जा रहा है? उसका कार्यकाल कब समाप्त हो चुका है? वो रिटायर आदमी है, उसके बाद भी उसको एक्सटेंशन दे दिया जाता है बार बार। आखिर क्यों? आप सोचिए, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? कुछ ना कुछ तो वजह होगी ना। आज आप देखिए, एक जिसपे हम लोग बराबर आरोप लगा रहे हैं, उसका दामाद 7 करोड़ के घोटाला का आरोपी है, 7 करोड़ का घोटाला का आरोप लगा है उस पे। तो आप लोग इसको मामूली मत समझिए। मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो पीटी पास हो जाते हैं, मेंस पास कर जाते हैं या फाइनल सेलेक्ट भी हो जाते हैं, तो ये मत कहिए कि धांधली नहीं हुई या कोई गड़बड़ी नहीं हुई। हमारे पास सबूत है तब हम बोल रहे हैं, और हम तो ओपन चैलेंज करते हैं, नीतीश कुमार तक को चैलेंज करते हैं कि जिनको भी चाहिए सबूत मेरे सामने आके बहस कर ले, मीडिया के सामने, हम सबूत देंगे। लेकिन कहाँ कोई हमारे सामने आ रहा है, कहाँ कोई जांच टीम बैठा रहा है? तो हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं, ऐसे हम खुलेआम किसी का नाम ले लेते हैं। हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से भी नहीं है, ना ही किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से है, ना ही मेरा कोई पारिवारिक पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, मेरे परिवार में भी कोई पॉलिटिकल में नहीं है। फिर भी हम इतना खुलेआम किसी का नाम लेके बोल रहे हैं, तो इसके पीछे कुछ ना कुछ तो वजह होगी। वजह यही है कि हम सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं और हमारे पास सबूत है, इसलिए हम इतना खुलेआम होके बोलते हैं, क्योंकि हमको डर नहीं है
जहां ऐसा कुछ होगा हम सबूत पेश कर देंगे ना, तो हमको डरने की जरूरत क्या है। और हम अपने लिए नहीं लड़ रहे, हम बार बार आपको बता दे रहे हैं, हमको इस दरोगा बहाली और बीएसएससी से क्या लेना देना है। पर्सनली तो मुझे इससे कोई फायदा नहीं है। काउंसलिंग में 1.5 गुना को बुलाए या जितना सीट है उतना ही को बुलाए, इससे मुझे क्या पर्सनली कोई फायदा है क्या? कोई फायदा नहीं है। लेकिन चूंकि जहां गलत होता है वहां मैं आवाज उठाना अपना परम कर्तव्य समझता हूँ, परम धर्म समझता हूँ। अन्याय के खिलाफ बोलना मुझे अच्छा लगता है, अन्याय के खिलाफ लड़ना मुझे अच्छा लगता है, सच्चाई के लिए लड़ना मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो ये 2.5 गुना या 2 गुना जो भी मांग है, तो ये मेरी मांग नहीं है। मैंने पहले भी कहा परीक्षार्थियों की मांग है। बहुत सारे परीक्षार्थियों ने मुझे फोन करके बताया है कि ऐसी ऐसी समस्या आ रही है, तब मैंने इस मुद्दे को उठाया है। वरना आप देख लीजिए 2-3 दिन पहले तक मेरा कोई इस पे स्टेटमेंट नहीं आपको मिलेगा। कल से पहले आप देख लीजिए मेरा कोई फिर कुछ टेक्निकल एरर हो रहा है, आवाज मिस हो रहा है दिलीप जी का। तो और बहुत सारी समस्या है, इसलिए मैंने इस मुद्दे को उठाया है। तो भी इस चैनल के माध्यम से सुन रहा है कि सिर्फ आज नहीं जा रहा है क्या? अच्छा, जैसे कि बहुत हो रहा है, तो नेटवर्क प्रॉब्लम भी होगा। मेरे ख्याल से आज के लिए आज का मीटिंग बहुत काफी लंबा हो गया। 2 घंटे से हम लोग बातचीत कर रहे हैं बीच में रुक के। तो आज के मीटिंग को यहीं पे विराम दिया जाए। फिर अब जो कल परसों में जो आ रहा है उसके बाद हम लोग फिर मिलते हैं ऑनलाइन और आगे की रणनीति डिसाइड करते हैं। आप सभी लोगों ने अपना समय दिया, स्पेशली दिलीप जी आके जो आपने लोगों का मार्गदर्शन किया, बहुत बहुत सबका धन्यवाद। हम लोग फिर मिलेंगे। अपने आवाज को मुखरता से उठाते रहिए और आप सबको शुभकामनाएं। अच्छा पढ़ें, अच्छा जॉब लें, देश का नाम रोशन करें, समाज का रोशन करें। धन्यवाद।